हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। और हम देखेंगे आज हिंदी उपन्यास से जो हमने इससे पहले जो टेस्ट लिए थे उसमें 100 तक के प्रश्न कर लिए हैं और आज हम 101 से शुरू करेंगे। और आप सभी को पता ही होगा एग्ज़ाम रद्द हो गया है पेपर लीक होने की वजह से। और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ये आयोग द्वारा लापरवाही के कारण हो रहा है। तो इसे बहुत आयोग ने जो गलतियां की हैं इसका सज़ा तो जिसने की है उसे मिलेंगे ही। तो आगे और हम लोग कर भी क्या कर सकते हैं, आगे एग्ज़ाम जो रीओपन होगा और इसका नया डेट जो निकलेगा तब तक हम एक बार फिर से तैयारी करते हैं। और एक तरीक़ा से हम देखेंगे जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है उनके लिए बहुत दुख की बात है, और जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो उसको एक मौका मिला है फिर से तैयारी करने का। तो हो सकता है कि 1 महीने या 15 दिन या 2 महीने का समय मिले, तो इसमें आप एकदम पूरी तरह पूरा जी जान लगा कर शुरू कर सकते हैं तैयारी का। और जो इस बार आएगा तो इसमें आप नेट जार निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राग दरबारी उपन्यास जो है वो श्रीलाल शुक्ल को इस उपन्यास के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 101 का प्रश्न है उपन्यास से संबंधित। और आप सभी को अगर एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर ज़रूर मिला है और उससे आप ज़रूर देखे भी होंगे, एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो उससे में क्या देखा है कि आपको जो निर्धारित पाठ्य दिए गए हैं इनसे अधिकतर प्रश्न पूछे गए। निर्धारित पाठ का अर्थ है कि जो इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक, यानी इकाई 5 हिंदी कविता से लेकर अन्य विधाओं तक, ये जो आपके निर्धारित पाठ हैं इनसे अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, इनके एक एक जो पाठ दिए गए हैं इन्हें पढ़ें, कविताएं पढ़ें। और जैसे उपन्यास हैं तो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं आपको इसका जो शॉर्ट में जो जानकारी होगा मैं उसे आप सभी के सामने लाने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए हम टेस्ट दे रहे हैं, तो आप इसे आप देख सकते हैं। अपना निर्धारित जो क्वेश्चन है इस कितने सही कर रहे हैं ये देख सकते हैं। तो चले 1 का पहला प्रश्न का जो सही हो जाएगा इसका वो हो जाएगा कि राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्यपरक उपन्यास है? राग दरबारी, धरती धन्ना अपना, आपका बंटी, मैला आंचल। तो व्यंग्यपरक उपन्यास कौन सा है? हम आज लगभग 30 से 40 प्रश्न करेंगे और आपको आगे भी इसी तरह प्रश्न जो टेस्ट है आपको मिलते रहेगा, तो आप इससे जुड़े रहें। तो आपको बताना है कि जो इनमें से कौन सा उपन्यास व्यंग्यपरक उपन्यास है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, राग दरबारी व्यंग्यपरक उपन्यास है। अगला है राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? महिपालगंज, शिवपालगंज, रानीपालगंज, इनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, शिवपालगंज गांव का उल्लेख हुआ है। आगे है राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? शहरी जीवन की, ग्रामीण जीवन की, आधुनिक जीवन की, या इनमें से कोई नहीं।
तो राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ग्रामीण जीवन की समीक्षा है। आगे है श्री लाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? भारत के गांवों के जन्मी विसंगतियों को, भारत की गरीबी को, भारतीयों की अनुकरण की प्रवृत्ति को, उपयुक्त सभी। तो 105 का सही विकल्प हो जाएगा ये, भारत के गांव में जन्मी विसंगतियों को समेटने का प्रयास किया है। किसमें? राग दरबारी उपन्यास में। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? वैद्य जी, बाबू रामाधीन, भीखम खेवड़ी, रुपन, ये सभी। तो जितने भी उपन्यास दिए गए हैं आप उन उपन्यासों के जो पात्र हैं और उस पात्र को बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पात्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और इससे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि इस पात्र के आधार पर उपन्यास के प्रकाशन वर्ष को क्रम में लगाइए। तो इस तरह के प्रश्न तो आप ध्यान रखें। जो NTA अपना एग्ज़ाम ले रही है ये हर बार अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं, बट ये जो लापरवाही अपना रहे हैं इससे भी विद्यार्थी सभी बहुत दुखी हैं और सभी को इसका बहुत नुकसान हुआ है। 2 बार एग्ज़ाम देना जाना, कितने विद्यार्थी जॉब कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, सब अपना ड्यूटी छोड़कर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और फिर से इसे रद्द कर देना एक तरीक़ा से बहुत बुरी बात हुआ है स्टूडेंट के लिए। तो आपका 106 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, यानी वैद्य जी, बाबू रामाधीन, भीखम खेवड़ी, रुपन, ये तीनों जो है ये राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। आगे है हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? समय सरगम, जिंदगी नामा, सूरजमुखी, अंधेरे के दिलो दानिश। तो आपको बताना है कि कृष्णा सोबती को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? सात का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 7 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, जिंदगी नामा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा उपन्यास में किसका जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है? पंजाब अंचल के लोगों का, विभाजन की त्रासदी का, मजदूरों और किसानों का, आदिवासी जनजीवन का। और आप सभी को जो एग्ज़ाम देकर आए हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं बहुत जल्दी आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ। तो थोड़ा समय लगेगा इसका जो विकल्प हैं इसके लिए, तो तब तक के लिए आप ये टेस्ट देख सकते हैं और आप अपने से भी प्रयास कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आपके पास तो क्वेश्चन पेपर है ही और मैं भी आप सभी के लिए बहुत जल्दी ला रही हूँ। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 108 का, कि जिंदगी नामा उपन्यास में किसका जीवन चित्रण प्रस्तुत किया गया है? तो 108 का हो जाएगा आपका ए, पंजाब अंचल के लोगों का। जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में है क्या है? सामाजिक बंधन, साहजी का परिवार, मनोरंजन या अंधविश्वास। जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में क्या है या केंद्र में है? तो आपका क्या हो जाएगा? तो 109 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, साहजी का परिवार। जिंदगी नामा उपन्यास के केंद्र में साहजी का परिवार है। अगला है जिंदगी नामा उपन्यास में किस पर प्रकाश डाला गया है? मानव संबंधों तथा रिश्तों का, भाई बहन का, साहूकार किसान का, ये सभी। तो जिंदगी नामा में उपन्यास में किस पर प्रकाश डाला गया है?
110 का आंसर बताना है आपको। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये सभी, यानी मानव संबंधों तथा रिश्तों पर या भाई बहन का और साहूकार, ये तीनों के ऊपर प्रकाश डाला गया है जिंदगी नामा उपन्यास में। अगला है 111वां प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ये बहुत आसान प्रश्न है। 111, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की उपन्यास है आपका बंटी। अगला है 112, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मन्नू भंडारी के उपन्यास का है? शकुन, अजय, फूफी, ये सभी। तो कौन सा मन्नू भंडारी के उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, शकुन, अजय, फूफी। तो ये तीनों आपका पात्र हो जाएंगे। 113वां प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास में फूफी को किस रूप में चित्रित किया गया है? आपको बताना है। बंटी की माँ के रूप में, बंटी की दूसरी माँ के रूप में, शकुन की सेविका व संरक्षिका के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बंटी उपन्यास में फूफी को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो 113 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, शकुन की सेविका व संरक्षिका के रूप में चित्रित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा पात्र अशिक्षित है? शकुन, ज्योति, फूफी, बंटी। तो आपका बंटी नामक उपन्यास में जो पात्र दिए गए हैं उनमें से कौन सा पात्र, यानी शकुन, ज्योति, फूफी, बंटी, ये चारों में से कौन अशिक्षित है? कौन सा पात्र? तो 114 का आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, फूफी जो है वो अशिक्षित है। और इसी फूफी जी ने उपन्यास की जो पात्र है उसे समझाने का प्रयास करती है। चलो आगे है, आपका बंटी उपन्यास के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती हैं? केवल खंडित दाम्पत्य को, शिक्षित व अशिक्षित नारी की मानसिकता को, खंडित माता पिता के बच्चों की दयनीय स्थिति को, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बंटी जो उपन्यास है उसके माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, खंडित माता पिता के बच्चों की दयनीय स्थिति को दर्शाना चाहती है। अगला है, ज्ञानो जगदीश चंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, धरती धरना अपना। तो ज्ञानो जो है वो जगदीश चंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, धरती धरना अपना उपन्यास के पात्र हैं ज्ञानो, जिसका रचनाकार हैं जगदीश चंद्र। अगला प्रश्न है, किसके उपन्यासों का आधार भारतीय समाज का सर्वाधिक उत्पीड़ित दलित मजदूर वर्ग है? श्री लाल शुक्ल, जगदीश चंद्र, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती। तो किसके उपन्यासों का आधार जो है वो भारतीय समाज का सर्वाधिक पीड़ित दलित मजदूर वर्ग है? तो इसका सही विकल्प आपको बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, जगदीश चंद्र। तो ये दलित मजदूर वर्ग के जो पीड़ित सर्वाधिक पीड़ित
समाज का वर्णन किया गया है इस उपन्यास में। किस उपन्यास में? धरती धरना अपना, जो जगदीश चंद्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र ने किस समस्या को हमारे समक्ष रखा है? उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, राजनेता से लेकर निरीह जनता तक, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, उपयुक्त सभी। तो जगदीश चंद्र ने किस समस्या को हमारे समक्ष रखा है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 118 का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, राजनेता से लेकर निरीह जनता तक, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक की जो समस्याएं हैं इस उपन्यास में रखा गया है। किस उपन्यास में? धरती धरना अपना, जो जगदीश चंद्र का उपन्यास है। अगला है, धरती धरना अपना उपन्यास में किसको चित्रित किया गया है? चमार जाति के शोषण की त्रासदी को, संपन्नता की स्थिति को, गरीबों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। धरती धरना अपना उपन्यास में किसको चित्रित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, चमार जाति के शोषण की त्रासदी को इस उपन्यास में चित्रित किया गया है। अगला है 120वां प्रश्न, चमादड़ी में किस प्रकार का साम्राज्य था? चमादड़ी एक जगह का नाम है, तो इसमें किस प्रकार का साम्राज्य था? अभाव का, दरिद्रता और अंधविश्वास का, अशिक्षा और असुरक्षा का, ये सभी। और ये जो स्थान है ये आपका हो जाएगा धरती धरना अपना उपन्यास से। और इसमें किस प्रकार का साम्राज्य था? तो इसमें इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, ये सभी। यानी अभाव का, दरिद्रता और अंधविश्वास का, अशिक्षा और असुरक्षा का जो साम्राज्य था चमादड़ी में, इसका साम्राज्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र के उपन्यास के पात्र हैं? ठाकुर, साहूकार, पुरोहित, ये सभी। तो जगदीश चंद्र के उपन्यास के पात्र हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। यानी ठाकुर, साहूकार, पुरोहित, ये सभी इस उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है 122वां प्रश्न, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। इस कथन का पात्र कौन है? यानी स्त्री जो है वो पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मेहता, गोबर, धनिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मेहता। और ये किस उपन्यास का कथन है? तो ये आपका हो जाएगा गोदान, जो प्रेमचंद्र का उपन्यास है, इसी से ये कथन जो मेहता द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारियों का राज्य है। उपन्यास में यह कथन किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो सबसे पहले तो ये देख लेना है कि ये कथन जो है ये किस उपन्यास का है। तो ये बता दें आपको कि ये गोदान उपन्यास है और ये किस पात्र द्वारा बोला गया है? मिर्ज़ा खुर्दीस, मेहता, गोबर, राय साहब। क्या कहा गया है? जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारियों का राज्य है। तो ये किस पात्र द्वारा बोला गया है? 123 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, मिर्ज़ा खुर्दीस के द्वारा बोला गया है।
अगला प्रश्न है 124वां। सलीम प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रतिज्ञा। तो 124 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं सलीम। 125वां प्रश्न है कालिंदी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी। तो कालिंदी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इरावती। अगला प्रश्न है मंगला अमृतलाल नागर के किस उपन्यास की पात्र हैं? बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, महाकाल। तो जो मंगला है वो किस उपन्यास के पात्र हैं? तो 126 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, महाकाल उपन्यास के पात्र हैं। सावित्री विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के किस उपन्यास की पात्र हैं? माँ, भिखारिणी, झांसी की रानी, इनमें से कोई नहीं। सावित्री विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये सही हो जाएगा आपका ए, माँ उपन्यास के। अगला है गुल मोहम्मद वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास का पात्र है? झांसी की रानी, गढ़कुंडार, मृगनयनी, ये सभी। गुल मोहम्मद वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, झांसी की रानी उपन्यास। और ये ध्यान दीजिएगा कि झांसी की रानी किसकी रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता भी है। तो इसे भी जो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविता है। अगला प्रश्न है 129। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के पात्र कौन से हैं? महामाया, भद्रकाली, मृणाल, ये सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास के पात्र कौन कौन हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, महामाया, भद्रकाली, मृणाल। तो ये सभी हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के पात्र। आगे है 130वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र अज्ञेय के उपन्यास का है? कमला, चिंदानंद, हरीश, शारदा। तो अज्ञेय के उपन्यास के पात्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, शारदा। और ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं। आगे है निम्नलिखित में से यशपाल के उपन्यासों के पात्र हैं? राजा राम, रत्नप्रभा, पृथु सेन, ये सभी। तो 131 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, राजा राम, रत्नप्रभा, पृथुसेन, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। 131 का आपका सही विकल्प हो जाएगा। यशपाल के उपन्यासों के पात्र हैं ये सभी। डॉक्टर भटनागर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र हैं? कल्याणी, परख, सुनीता, विवर्त। आप लोग
जो आधुनिक काल की जो कविताएं हैं, आपकी जो यूनिट 5 में लगे हुए हैं, आधुनिक काल की जो कविताएं निर्धारित पाठ दिए गए हैं, आप उन्हें एक बार पढ़ लें तो आपके लिए बहुत सहयोग होगा। और मैं आप सभी के सामने ज़रूर लाने के प्रयास करूँगी। और आपसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास समय है तो कविताएं, आप आधुनिक काल की जितनी भी कविताएं लगी हैं आपके पाठ्यक्रम में, उन्हें आप एक बार ज़रूर देख लें। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो एग्ज़ाम में कौन कौन जो कविताएं हैं, कविताओं में कौन कौन से जानवर का उल्लेख हुआ है, कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है कविताओं में, तो ये चीज़ें पूछ ले जाती हैं। यानी एक तरीक़ा से आपको डीप से प्रश्न पूछे गए हैं, आपको पूरी रचनाएं पढ़नी पड़ेगी आपको, तभी आप एक एक प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके आप उन पाठ्यक्रम को, कविताओं को पढ़ने का प्रयास करें। और हमारा कोशिश रहेगा आप सभी के सामने जो कंटेंट है एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर उसे प्रस्तुत करने का। तो आप इसे ज़रूर इससे जुड़े रहें इस चैनल से, ताकि आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहें। तो 32 का आपका सही विकल्प हो जाएगा कि डॉक्टर भटनागर जो है वो आपका कल्याणी उपन्यास के पात्र हैं। अगला जो प्रश्न है, मंगला देवी फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास की पात्र हैं? मैला आंचल, परिकथा, पलटू बाबू रोड, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें जितने भी उपन्यास हैं तीनों, मैला आंचल, परिकथा, पलटू बाबू रोड, ये किसकी रचना है, किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। और मंगला देवी किस उपन्यास का पात्र हैं? तो जो मिलान से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि रचनाओं को रचनाकार से सम्मिलित करें, तो इस तरह ध्यान रखें कि ये रचनाएं किनकी हैं। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई एक रचना पूछ दिया जाए कि पलटू बाबू रोड उपन्यास जो है किसका है। तो 133 का यानी मंगला देवी जो है किस उपन्यास का पात्र है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये मैला आंचल उपन्यास। अगला है शकुन मन्नू भंडारी के किस उपन्यास का पात्र हैं? आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, इनमें से कोई नहीं। तो 134 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, आपका बंटी। शकुन जो है वो मन्नू भंडारी के आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है 135वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा विकल्प, यानी देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। इस उपन्यास की कथा वस्तु विशृंखलित है। उपन्यास में शेखर की मनोग्रंथियों का विश्लेषण किया गया है। इस उपन्यास की भाषा प्रतीकात्मक है। उपयुक्त विकल्पों में से सही कथन कौन से हैं? नीचे कूट दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन हो जाएगा आपका सही? तो आपको बताना है 135 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, 1 2 3 4, यानी ये चारों आपका सही हो जाएगा। और ये ध्यान रखें कि जो शेखर एक जीवनी है वो पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। और इस उपन्यास की जो कथा वस्तु है विशृंखलित है। और उपन्यास में शेखर जो पात्र हैं इसकी मनोग्रंथियों का विश्लेषण किया गया है और ये प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है इस उपन्यास में। तो ये ध्यान रखने वाली और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ध्यान रखें। जितने भी कथन दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। शेखर एक जीवनी जो गे की उपन्यास है, तो इनको आप ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है 136 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें भी दिए गए हैं तो देख लेते हैं। पहला है, शेखर एक जीवनी उपन्यास में स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का परिचय मिलता है। अज्ञेय ने अहम भाव, भय तथा काम भावना का चित्रण उपन्यास में किया है। इस उपन्यास की भाषा संस्कृत निष्ठ तथा क्लिष्ट है। अज्ञेय ने इस उपन्यास में पात्रों को चरित्रांकन में कल्पना का सहारा लिया है। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन पता करना है आपको। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है। तो ये इसमें आप घबराइएगा नहीं और ना ही थोड़ा सा सोच समझ कर इसका आंसर दीजिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत गलत होने की संभावना होती है कि बच्चे नीचे थोड़ा ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और इसका सही प्रश्न का इस तरह सवाल का जवाब, तो इसका सवाल का जवाब बताना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 136 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, तीसरा और चौथा जो है वो आपका असत्य कथन है। यानी इस उपन्यास की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ तथा क्लिष्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। अज्ञेय ने इस उपन्यास में पात्रों के चरित्रांकन में कल्पना का सहारा लिया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये दोनों जो कूट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, ये असत्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पात्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं? सुचरिता, महामाया, कृष्णवर्धन, चंद्रमणि। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन कौन से हो जाएंगे? 137वां प्रश्न का सवाल का जवाब देना है आपको। और ये उपन्यास किसका है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये उपन्यास जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, आत्मकथा परक उपन्यास। ये भी ध्यान रखिएगा, इसे आत्मकथा नहीं कहिएगा क्योंकि ये एक उपन्यास है। आत्मकथा लग जाने से किसी विद्यार्थियों को ये भी आशंका हो सकता है कि ये आत्मकथा है, तो इससे आप बचें कि ये आत्मकथा नहीं उपन्यास है। तो 137 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, पहला और तीसरा, यानी सुचरिता और कृष्णवर्धन। ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं हैं, तो कौन कौन नहीं है बताना है। डॉक्टर प्राण, शीला, सोमनाथ, असद। ये ध्यान रखिएगा कि नहीं पूछा है कि झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, पहला और चौथा, डॉक्टर प्राण और असद। ये झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं हैं। अगला प्रश्न है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? भारतेंदु जी का, आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास। बहुत अच्छे कथन कही गई है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। तो यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, बालकृष्ण भट्ट ने यह कथन कही है। अगला और आज का लास्ट अंतिम प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न, और हम इससे जो आगे का और प्रश्न है हम अगले वीडियो में आपको लाने का प्रयास करेंगे उपन्यास से। तो देख लेते हैं 140वां, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद्र के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो इनका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि प्रेमचंद्र जो हैं शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे।
तो ये कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है प्रेमचंद्र के संबंध में। और ये जो आगे प्रश्न है ये मैं अगले वीडियो में आपको लाने वाली हूँ, और ये आपका हो जाएगा जितने भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार पर प्रश्नों को क्रम से लगाइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने जो एग्ज़ाम देकर आए हैं जो कैंसिल हो गया है, तो इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी ठहरेगा। तो हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आप लोगों को एक चलो जो भी हो, खर्च हो या दुविधा हो, तो एक तरीक़ा से आप कुछ कर सकते नहीं हैं, बस यही कर सकते हैं कि अगले एग्ज़ाम जब तक डेट नहीं निकलता है तब तक जी जान लगा कर आपको तैयारी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।